दोस्तों, ये कहानी दो लड़कों की है जो 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उनमें से एक दोस्त के साथ बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया। ऐसा वाकया जिसने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निकम्मे ढीठ शैतान, जन्नाटेदार थप्पड़ सुल्तान के मुंह पर पड़ा और तुम खबीस, दूसरा थप्पड़ शहबाज के मुंह पर पड़ा। सर शफी निहायत गुस्से में थे। देखो, तुम दोनों स्कूल टाइम के बाद तमाम डेस्क और क्लास की सफाई करोगे, यही तुम्हारी सजा है। तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, आखिर कब तक तुम्हारी शरारतें बर्दाश्त करूं? शफी सर ने दोनों को गुस्से से घूरते हुए कहा। शहबाज और सुल्तान दोनों सर झुकाए खड़े थे, मगर शफी साहब जानते थे दोनों अव्वल नंबर के शैतान थे। तंग आकर शफी साहब ने उनको ये सजा दी थी। दोनों 9वीं क्लास के तालिब इल्म थे, मगर परले दर्जे के शरारती और नालायक। शरारतों से पूरी जमात को सर पर उठाए रखते, मगर सुल्तान निस्बतन अच्छी तबीयत का मालिक था। शरारती होने के साथ साथ अच्छा लड़का था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही किसी के बारे में दिल में कोई बुराई रखता था। गरीब घराने का चिराग था, मगर शहबाज एक अमीर घराने का और हर एक की नाक में दम किए रखता। चाहे किसी का नुकसान ही हो, उसे किसी की बात की परवाह नहीं थी। किसी की किताब फाड़ दी तो किसी के रुपए चुरा लिए, कैंटीन वाले को चूना लगा दिया और अपने उस्तादों के साथ भी हर तरह की शरारतें करने से बाज नहीं आता था। कभी किसी की झूठी शिकायत लगा दी, मगर सुल्तान चूंकि गरीब था, मगर उसमें ये बीमारियां नहीं थी। ये स्कूल जरा शहर से हटकर था, यूं समझ लें कि एक गांव किस्म की आबादी थी। स्कूल में तादाद मुनासिब थी। शफी साहब उनके क्लास इंचार्ज थे। रोज उन्हें मारते, मगर वो बाज नहीं आते थे। खास तौर पर शहबाज, वो तो बस किसी की सुनता ही नहीं था। और सुल्तान को भी खराब करने में शहबाज का पूरा पूरा हाथ था। वो नहीं चाहता था कि सुल्तान पढ़े, इसीलिए वो उसे भी अपनी शरारतों में हमेशा शामिल किए रखता और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई। शफी साहब उन्हें बहुत समझाते, कभी प्यार से और कभी मारते, मगर वो बाज नहीं आते। कितना दरगुजर करते। आखिर आज जबत जवाब दे गया तो बोले, आज पूरी क्लास की सफाई तुम दोनों के जिम्मे। तमाम डेस्क अच्छी तरह साफ करने हैं और फर्श भी साफ करना। फर्श चमचम करता हो आईने की तरह, और सुनो, उसमें शक्ल नजर आनी चाहिए। और ब्लैक बोर्ड पर भी स्याही लगा देना। ये तुम दोनों की सजा है। मैं एक बच्चे के हाथ तुम दोनों के घर इत्तला भिजवा देता हूँ कि तुम दोनों सजा भुगत कराओगे। सफाई करोगे तो तुम्हारी अकल टिकाने आएगी। सर शफी ने गुस्से से कहा तो सुल्तान ने गिग्या कर कहा, सर मेरी माँ बीमार है, मुझे घर जाना है। बकवास बंद करो, सर चिल्लाए। सर प्लीज मेरा यकीन करें, और शरारतें मैं नहीं शहबाज कर रहा था। मैं तो आराम से बैठना चाहता था, मगर ये मुझे साथ। चुप हो जाओ। सर शफी का दूसरा थप्पड़ उसके गालों को सुर्ख कर गया। सर शफी उन्हें घूरते हुए वहां से चले गए। छुट्टी हो गई और उन्हें सर शफी के हुक्म के मुताबिक तमाम क्लासरूम की सफाई करनी थी। तमाम बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। बस रह गए शहबाज और सुल्तान। दोनों सर झुकाए सीट पर बैठे गए और वो सोच रहे थे कि अब सफाई करनी पड़ेगी। अगर हुक्म नहीं माना तो कल ज्यादा सजा मिलेगी। ये मरे गए यार, ये सर शफी भी क्या चीज है। अब देख, हम यहाँ कितनी देर रुकेंगे? शहबाज बोला तो सुल्तान ने कहा, हाँ सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कहता था ना कि बस करो, मगर तुम हो कि शरारतें तुम्हारी खत्म होने का नाम नहीं लेती। उसने कहा तो शहबाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं अकेला तो नहीं, तुम भी तो मेरे साथ शरारतों में शरीक थे। हाँ, मगर शरारतें शुरू तो तुम ही करते हो, सुल्तान ने कहा तो वो उसे घूर कर रह गया। सुल्तान बेचारा फिर मुंह बनाकर कहने लगा, यार मेरी माँ बीमार है और अब्बा भी घर पर नहीं। बहन बहुत छोटी है और मुझे ही अपनी माँ को संभालना होता है। सुल्तान का मुंह रोने वाला था। शहबाज बोला, चलो जल्दी कर, यहाँ बैठना नहीं, चल सफाई करें फिर जल्दी घर चलें। हमें सजा मिली है, ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया सर ने। शहबाज की बात सुनकर सुल्तान को जैसे होश आ गया। वो दोनों बेचारे झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे। सुल्तान में ईमानदारी भी थी। वो यही सोचकर काम में मगन हो गया कि अब इस काम को पूरा अंजाम देकर ही निकलेंगे। उन्होंने झाड़न से सारे डेस्क साफ किए। इस काम में उन्हें आधा पौना घंटा लग गया। यार कहीं चपड़ासी चला ना जाए, शहबाज ने कहा तो सुल्तान कहका लगाकर बोला, मेरी जान वो तो कब का जा चुका। अरे क्या, दरवाजा खुला छोड़ गया? हाँ, बाहर का दरवाजा खुला है और गेट के साथ ताला लगा है। शहबाज चौंक कर बोला, हाँ ठीक है, ताला तो हम खुद ही लगा जाएंगे, वो मुझे बता गया था। अच्छा चल फिर जल्दी चले। शहबाज जो बहुत कामचोर था बोला, अरे नहीं नहीं भाई,
अभी ब्लैक बोर्ड पर स्याही लगाना बाकी है। सुल्तान ने कहा तो शहबाज बोला, चल यार कल कर लेंगे, कुछ नहीं होता, सर के आने से पहले कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, सर बहुत मारेंगे, और वैसे भी सर क्लास में बहुत जलील करते हैं। सुल्तान ने कहा तो शहबाज बोला, अच्छा तो तू स्याही लगा ले, मैं चला, सफाई तो हो चुकी, मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अबे रुक न यार, दोनों चलेंगे, मेरी माँ भी तो बीमार है, मुझे तुझसे ज्यादा जल्दी है। सुल्तान ने कहा तो शहबाज बोला, नहीं बाबा तू स्याही लगा, तू है बड़ा ईमानदार, लेकिन मैं इतना ईमानदार नहीं, मैं चला। देख यार मेरा भाई है तू, दोनों इकट्ठे चलेंगे। सुल्तान उसकी मिन्नतें करने लगा, मगर शहबाज कहाँ मानने वाला था। उसने बस्ता उठाया और देखते ही देखते क्लास से निकल गया। सुल्तान के एक दिल में ख्याल आया कि मैं भी निकल चलूं, मगर फिर सोचने लगा कि कल उस्ताद मारेंगे भी और क्लास में बहुत बेइज्जत भी करेंगे, वो बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि ब्लैक बोर्ड को स्याही लगा दूं। वो नहीं जानता था कि शहबाज जाते जाते क्या घिनौना मजाक उसके साथ कर गया है, जिसने उसकी जिंदगी का चिराग दांव पर लगा दिया। उसने अलमारी से स्याही वाला बर्तन निकाला और उसमें रुई भिगोकर उसे गाढ़ा करने लगा। शहबाज जा चुका था, अब वो अकेला क्लासरूम में बैठा हुआ था। क्लासरूम में मुकम्मल खामोशी छाई थी, क्योंकि उसके अलावा वहां कोई जी रूह मौजूद नहीं थी, बल्कि पूरे का पूरा स्कूल ही खाली था। ऐसे में खौफ आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्कूल के सहन में लगे बड़े बड़े दरख्त और उनके घने पत्ते बाहर निकलकर देखा तो जैसे खौफ आने लगा। फौरन वापस दौड़ा आया और क्लासरूम में आकर ब्लैक बोर्ड को स्याही लगाने लगा। वो बिला खौफ खतर अपने काम में मगन था। अभी इस स्कूल में कितना बच्चों का शोर था और अब अचानक इतनी खामोशी। वो सोचने लगा। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज आई। वो चौंक पड़ा, ये कौन हंसा था? हंसी की आवाज सुनकर वो चौंका, फिर सर झटककर अपने काम में मसरूफ हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हंसी की आवाज बाहर किसी दरख्त से आ रही हो। उसने झांक कर बाहर सहन में देखा, मगर वो तो सारा सहन वीरान पड़ा था। दरख्त सहन में जैसे देव कामत जिन की तरह खड़े थे। वो इसे अपना वहम समझा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। जो ही वो दोबारा स्याही लगाने लगा, अचानक उसे फिर किसी की हंसी की आवाज आई। इस बार आवाज काफी बुलंद थी। वो क्लासरूम से बाहर निकल आया। स्कूल का सहन बहुत बड़ा था, जिसमें कुछ घने दरख्त लगे थे। वो सहन में इधर उधर टहलने लगा और जानने की कोशिश करने लगा कि हंसी की आवाज किस तरफ से आई है। वो कुछ देर गैलरी में इधर उधर क्लासरूम्स के सामने घूमता रहा, मगर उसे कहीं भी कोई आदमी या कोई जी रूह नजर नहीं आई। मायूस होकर वो दोबारा क्लासरूम में आ गया। उसे किसी चीज का सुराग नहीं मिला था। वो दोबारा एक बेंच पर बैठ गया और स्याही को हिलाकर तैयार करने लगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने के दरवाजे से कोई गुजरा हो। हवा का एक झोंका सा आया और एक साया सा उसे सामने महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए खौफ से उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। ये कौन था? वो डरपोक बच्चा तो हरगिज नहीं था। बहादुर बच्चा था, मगर फिर भी इतनी खामोशी में यूं अचानक तजस्सुस के मारे उसने काम वहीं छोड़ा और उठकर दोबारा बाहर निकल आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर राहदारी में कोई गया हो। उसने मुड़कर गैलरी में दाएं तरफ देखा, जहां दूर प्रिंसिपल साहब का ऑफिस था, मगर इस वक्त गैलरी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वो धीमे धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा। उसने दोबारा सारी गैलरी घूमकर देखी, मगर कुछ नहीं था। वो कुछ खौफजदा हो गया और उसने सोचा मुझे वापस चलना चाहिए। उसने बैग उठाया और बाहर की तरफ भागा, मगर ये क्या? उसने देखा कि स्कूल के गेट को बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ था और गेट मुकम्मल तौर पर हर तरफ से बंद था। वो कितनी ही देर दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, मगर उसे यकीन हो गया कि शहबाज उसके साथ ये घिनौना मजाक करके जा चुका है। शहबाज ने बाहर से गेट को ताला लगा दिया था। वो बेचारा मायूस वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा क्या करूं। जब कुछ ना बन पड़ा तो वापस थके थके कदमों के साथ क्लासरूम में आ गया। वो कुछ देर बैठा वहीं रोता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि शहबाज ने उसके साथ ये मजाक क्यों किया था। एक तो सर शफी साहब ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की थी, उन्हें स्कूल में इस तरह सजा देकर चले गए, और ऊपर से उसके दोस्त ने भी ऐसा घिनौना मजाक किया। और देखो चौकीदार भी कितना लापरवाह है, चला गया। और अब यहाँ उसे अजीबो गरीब किस्म की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बेचारा बहुत परेशान था। किसी ख्याल के तहत वो राहदारी की तरफ बढ़ा और आगे ही आगे चलने लगा। बाएं तरफ कतार में 5 क्लासरूम के कमरे थे, जिसके आगे जाकर राहदारी दाएं तरफ मुड़ जाती थी। ये स्कूल की बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा था। उसे फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं दूर किसी के हंसने की आवाज आई हो।
उसके दिल में तजस्सुस जागा कि देखूं तो सही कौन है। यह स्कूल की बिल्डिंग का पिछला हिस्सा था, जहां पर चंद एक दरख्त और 2 स्टोर नमा बड़े बड़े कमरे थे, जिनमें स्कूल का फालतू सामान, टूटी फूटी कुर्सियां और बेंच वगैरह रखे जाते थे। इस तरफ बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई खास काम नहीं होता था। कभी कभार कोई चीज मुरम्मत के लिए निकालने या फालतू सामान फेंकने के लिए इस हिस्से में चपरासी वगैरह आते थे, या एक कोने में पानी की मोटर लगी थी। बज़ाहिर यहाँ रोजमर्रा किसी का कोई काम नहीं होता था, इसलिए इस जगह स्कूल के बच्चों के होते हुए भी कोई शोर शराबा या रौनक नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगा। ये बड़ी अजीब सी और सुनसान जगह थी। सामने एक स्टोर पर ताला पड़ा था, जबकि दूसरे स्टोर का दरवाजा ऐसे ही बंद था। कौन हो सकता है जो इस तरफ गया हो? अचानक उसे फिर हंसी की आवाज आई, और ये हंसी की आवाज उसी स्टोर की तरफ से आ रही थी। ये मेरा वहम नहीं, मुझे यकीन है कोई इस तरफ गया है। वो आगे बढ़ने लगा। स्टोरों के आगे बरामदा मुकम्मल तौर पर खाली और मिट्टी धूल से अटा पड़ा था। उसने स्टोर की तरफ रुख किया, जिसका दरवाजा ताले के बगैर था, जबकि दूसरे स्टोर के दरवाजे पर ताला लगा था। उसने कहा, देखूं तो सही, कहीं चपरासी ही तो नहीं इधर। उसने दरवाजा खोला। स्टोर में काफी अंधेरा था। पीछे से रोशनदान से सूरज की चंद किरणें अंदर आ रही थी, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत रोशनी थी। अंदर बहुत खामोशी थी। उसने इधर उधर देखा। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। टूटी फूटी अलमारियां, डेस्क, कुर्सियां और तरह तरह का फालतू सामान पड़ा था। उसने स्कूल के चपरासी को आवाजें देनी शुरू कर दी। मंजूर चाचा, क्या तुम यहाँ आए हो? उसने ऊंची आवाज में कहा। मंजूर चाचा स्कूल का चपरासी था। वो उसे जोर जोर से आवाजें देने लगा, मगर काफी देर के बाद कोई जवाब नहीं मिला तो वो मायूस होकर मुड़ने लगा। मगर ये क्या? स्टोर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। दरवाजा किसने बंद किया? वो हक्का बक्का रह गया। अभी तो वो इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही। दरवाजा बाहर से बंद था। अरे ये क्या, खोलो दरवाजा! वो चिल्लाने लगा। दरवाजा खोलो खुदा के लिए, यहाँ बहुत अंधेरा है। मजाक बंद करो, मेरा दम घुट रहा है। वो रोने लगा। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और जोर जोर से दरवाजे को टांगे मारने लगा, मगर दरवाजा न खुलना था और न खुला। वो काफी देर तक दरवाजा बजाता रहा। उसके हाथ दुखने लगे। थक हार कर वहीं गिर गया। वो मसलसल रोए चला जा रहा था, और फिर उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोची हो। वो कोई छोटी सी अजीब तरह की चीज थी, जिसकी शक्ल अंधेरे में देखना मुमकिन नहीं था। सुल्तान इस नई आफत पर घबरा गया। वो नई आफत ज़दा चीज उसकी मुसलसल गर्दन दबोचे हुए थी। वो कद में छोटा, मगर ताकत में उससे कहीं गुना ज्यादा था। सुल्तान तो फिर भी बेचारा एक बच्चा था। सुल्तान ने उससे गिरफ्त छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूर। वो शैतान नुमा बोना उसे घसीटने लगा और तेज नाखून उसकी गर्दन में चुभोने लगा। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। वो चीखता चिल्लाता जा रहा था, छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। मगर शैतान बोने की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। आखिर वो था क्या? कोई अजीब चीज थी, भूतना या क्या? सुल्तान बेचारा निहायत खौफजदा, और फिर उसकी आवाज घुटने लगी। हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, क्योंकि उस भूतने की गिरफ्त उसकी गर्दन पर सख्त से सख्त होती चली गई। और फिर थोड़ी ही देर फिर उसका दम निकल गया। वो बेचारा मर चुका था। शैतान बोने ने उसको मार डाला। उस मासूम बच्चे की जान ले ली। शैतान बोना उसकी गर्दन पर दांत जमाने लगा, और फिर आहिस्ता से उसका खून अपने हलक में उंडेलने लगा। जब वो बिल्कुल उसका खून पी चुका तो शैतान बोने ने उसका मुर्दा जिस्म परे धकेल दिया, और दरवाजा खुद ब खुद दोबारा खुल गया। सुल्तान की बेजान लाश वहीं पड़ी रह गई। अगली सुबह शहबाज क्लास में मौजूद था, जबकि सर शफी ने देखा क्लास साफ सुथरी, डेस्क साफ, मगर ब्लैक बोर्ड पर आधी स्याही लगी थी और कुछ ऐसी ही बर्तन में पड़ी थी। अरे निकम्मो, काम अधूरा छोड़ दिया तुम लोगों ने। सर शफी ने उसे घूरा। कहाँ है तुम्हारा दूसरा साथी? सर शफी ने सुल्तान के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, सर वो तो आज आया ही नहीं। शहबाज ने कहा। सर शफी चौंक पड़े। सुल्तान बहुत कम छुट्टी करता था। अच्छा क्यों? सर मालूम नहीं, इसी वक्त इत्तला मिली। सुल्तान का बाप बहुत परेशान था। कल शाम भी उसे ढूंढता रहा, मगर स्कूल बंद था। आज प्रिंसिपल के पास आया बैठा था। पता चला सुल्तान कल से घर नहीं पहुंचा। वो तो बेचारे उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए हैं। सुल्तान के बाप ने बताया कि वो रात गए तक उसे ढूंढते रहे, मगर वो नहीं मिला। वो घर पहुंचा ही नहीं। इधर सर शफी का माथा ठनका। उन्होंने शहबाज से पूछा तो वो कुछ हिलो हुज्जत के बाद बोला, सर मैं काम निपटा कर चला गया था। ब्लैक बोर्ड पर स्याही लगा रहा था वो। उसके बाद मालूम नहीं वो कहाँ गया। सर खुदा के लिए मुझे कुछ ना कहें, मुझे कुछ मालूम नहीं।
सर शफी को तशवीश हुई। पुलिस बुलाई गई और सुल्तान की पूरे स्कूल और गिरदो नवाह में तलाश शुरू हुई। स्टोर की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। आखिर जब सारा स्कूल छान मारा तो चपड़ासियों को स्टोर्स का ख्याल आया। उन्हें स्टोर से तलाश के दौरान सुल्तान की भिंबोड़ी हुई लाश मिली। सारे स्कूल को जैसे सांप सूंघ गया। सर शफी की तो ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। लाश की हालत से साफ जाहिर था इसे किसी जानवर ने भिंबोड़ डाला। सुल्तान के माँ बाप उसकी लाश देखकर रो रो कर पागल हो गए। तफ्तीश शुरू हुई और तफ्तीश में सर शफी की दोनों बच्चों को सजा देने पर सवाल खड़े हो गए। उन्हें मुजरम गर्दान कर गिरफ्तार कर लिया गया। सर शफी अपने आप को वाकई मुजरम समझ रहे थे। ना वो उन बच्चों को ऐसी सजा देते और ना ऐसा काम होता। सुल्तान अपने माँ बाप का वाहिद सहारा उनसे छीन लिया गया। स्टोर्स में कौन घुसा, किसने सुल्तान को मारा, ये मुहिमा हल नहीं हो सका। मगर सर शफी कई साल की सजा पाकर भी जहनी तनाव का शिकार रहे। उनके कानों में हर वक्त सुल्तान के वो अल्फाज गूंजते, सर मुझे घर जाने दें, मेरी माँ बीमार है, उसको संभालने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए